very warm welcome to this webinar. This is a power packed webinar. यहाँ पे हम लोग कोई भी मोटिवेशन, यहाँ पे हम लोग कोई भी ऐसी चीज के बारे में बात नहीं करने वाले हैं. We are going to talk only about one simple thing, that is hacks and tricks. Sir, hacks and tricks does not means any illegal things that I am going to talk. कि ऐसे करोगे तो ऐसे कुछ आ जाएगा, नहीं. We are going to talk something called as scientifically proven techniques. Sir, will these techniques take time? At the end of the session, I am going to tell you the secret sauce of success. Sir, क्या बात करते हो? Yes, the secret sauce of success. The only one secret sauce of success. How many of you are excited to learn to know this secret sauce of success? Please immediately put Y in the chat box. And let's begin with this 60 minutes power-packed webinar without wasting even a single precious minute of your preparation. So, first thing I want to tell you is, ये कोई किसी specific attempt के लिए नहीं है. This is applicable for each and every attempt of CA Foundation. So whether you are for June or December does not matter. But just remember, the very important thing is यहाँ पे that this attempt of June 2024 is a golden attempt. सर क्यों? कोई इंटरनल खबर है क्या? नहीं. जब भी ICI का न्यू सिलेबस का अटेम्प्ट हुआ है, वो हर बार रिजल्ट बहुत अच्छा है और उसके पहले वाले अटेम्प्ट का कम आया. हमारे केस में दिसंबर 2023 का रिजल्ट कम नहीं आया, लेकिन आप देख सकते हो बहुत ज्यादा डिजर्विंग स्टूडेंट्स एक एक दो मार्क्स से फेल हो गए. दिस विल नॉट एवर हैपन इन द फर्स्ट अटेम्प्ट. आप देखना ग्रेस मार्किंग बहुत होगी. तो सबको मेरी स्क्रीन एकदम क्लियर है, सबको मेरा आवाज एकदम क्लियर है? So that I will start. Okay, before starting, I want all of you to be saying this one statement. I'm telling you something and you just need to respond me that, sir, I am going to clear this CA Foundation June 2024 or December, whatever attempt, in this attempt only with very good marks, more than 280 marks. फटाफट से Y डाल दीजिए in the chat box. So let's start with this very good thought that yes, I'm going to clear it. The bloody hell happens in this world, मुझे फर्क नहीं पड़ता whether it is a world war or something else. I am bloody hell going to clear this exam. ये अटेम्प्ट मेरा है, इसको मैं ही क्रैक करने वाला. ये अटेम्प्ट मेरा है, इसको मैं ही क्रैक करने वाला हूं और मुझे किसी से फर्क ही नहीं पड़ता. So let's start with our tricks, with our hacks. Okay, first we will go into the basics. इसके बाद when the basics are clear, जब हमारे basics clear हो जाएंगे, after that I am going to introduce you to something called as the hacks that I have developed myself. Okay, तो सबसे पहले हमेशा याद रखना है, कोई भी सब्जेक्ट, आपके पास 4 सब्जेक्ट्स होते हैं गाइस. यू हैव 4 सब्जेक्ट्स टू टैकल. ऑलवेज रिमेंबर, सीज द सब्जेक्ट. ये अपनी फर्स्ट स्ट्रेटेजी होनी चाहिए. सर सीज द सब्जेक्ट यानी कोई भी सब्जेक्ट को अगर आप उठाते हो तो उसे इस तरीके से करना है. कैसे करना है मैं आपको बताऊंगा कि एक टाइम के बाद, मान लीजिए 10 दिन, मान लीजिए 15 दिन, वो सब्जेक्ट आपके लिए पूरा खत्म हो जाना चाहिए. सर पूरा खत्म मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, अपने मॉड्यूल पूरा पढ़ा है, नोट्स पढ़ा है सर, लेकिन टेस्ट नहीं दिया, या फिर आपने टेस्ट दिया लेकिन आपने अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया. ऐसा कुछ भी नहीं. तो इसको हम कहते हैं सीज द सब्जेक्ट. ईच सब्जेक्ट शुड बी कंप्लीटेड विद इन गिवन पीरियड ऑफ टाइम कंप्लीटली. एक बार वो हो गया, उसको लॉक करके रख देना है, बाद में देखना ही नहीं वो सब्जेक्ट को. क्या बात करते हो सर? ऐसा होता है? 100% होता है. देखिए, कभी भी कोई सब्जेक्ट सीज करना है, उसको कंप्लीट करना है, तो हमें 3 स्टेजेस में जाना पड़ता है. सबसे पहले प्रिपरेशन. या तो आप आईसीआई के नोट्स, आपके जो टीचर है उनके नोट्स आप पढ़ते हो, या फिर आप आईसीआई के स्टडी मटेरियल से बात करते हो. अच्छा, हम ये भी देखने वाले कि सेल्फ स्टडी कैसे करना है. सेल्फ स्टडी अगर आप क्लास नहीं ज्वाइन करते हो मान लीजिए, तो आप सेल्फ स्टडी के बेसिस पे कैसे करने वाले हो. तो नोट्स आपके पास स्टडी मटेरियल है, तो उसको बार बार पढ़ना, उसके एग्जांपल्स को समझना, उसके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी लेना, इसको हम कहते हैं सर प्रिपरेशन. सर ये तो हमारे अटेम्प्ट में करते हैं, लेकिन ये 2 चीजें आप हर अटेम्प्ट में नहीं करते हो, इसीलिए कहीं तो कहीं आप पीछे रह गए. सर सबसे पहली चीज सर प्रैक्टिस. सर प्रैक्टिस यानी प्रैक्टिस भी 2 तरीके की होती है, साथ ही साथ परसेप्शन यानी आपका जो माइंडसेट बनने वाला है इसमें. तो देखते हैं पहले प्रैक्टिस के बारे में. सर प्रैक्टिस कैसी होनी चाहिए? अच्छा, मैं यहाँ पे ये जो अभी आपको बता रहा हूँ ना, दीज आर बेसिक्स. जो ट्रिक्स है, जो हैक्स है ना, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस आफ्टर दिस बेसिक्स. तो प्लीज स्टे विथ मी टिल द एंड. तो देखिए सर, प्रैक्टिस भी 2 तरीके की होती है. वन इज डेली प्रैक्टिस एंड अदर इज प्रैक्टिकल, वन इज बेसिकली फुल प्रैक्टिस. सर क्या होता है डेली प्रैक्टिस? जब भी आप कोई सब्जेक्ट उठा रहे हो, मान लीजिए मैं लॉ करने की सोच रहा हूँ और मैंने सोचा है मैं 20 डेज तक लॉ को करूंगा. जैसे ही मेरा उसका चैप्टर, कोई भी चैप्टर खत्म हो जाता है ना, उस चैप्टर के खत्म होने के बाद एवरी डे सुबह एटलीस्ट 30 से 40 मिनट्स, कितना सर? 30 से 40 मिनट्स मैं क्या करूंगा पता है? इसके क्वेश्चन एंड आंसर सॉल्व करूंगा.
सर मतलब क्या मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा और अपने मन से आंसर लिखूंगा? नहीं, आपको क्वेश्चन पढ़ना है, आपको आंसर पढ़ना है, आपको समझ में लेना है। अच्छा ये क्वेश्चन आता है तो ऐसे आंसर फ्रेम होते हैं, फिर आपको ऐसा क्वेश्चन वापस वो क्वेश्चन पढ़ के आपके हाथ से आंसर लिखना है। इसको कहते हैं हम डेली प्रैक्टिस। मिनिमम दिन के आपको 10 से 15 क्वेश्चन सर लगाने हैं, जो सब्जेक्ट आप कर रहे हो उसके। तो सर 20 दिन में मेरा लॉक खत्म हो गया, उसके बाद आप मत कीजिए। तो उसके बाद क्या करना है देखते हैं, हम उसके बारे में बात करते हैं। तो एक बार आपने आपके नोट्स पढ़ लिए सर, आपने स्टडी मटेरियल अपने नोट से स्टडी कर लिया और डेली क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस अपने शुरू कर ली, तो उसके बाद आपको जो चीज करनी है वो होती है आपकी फुल प्रैक्टिस, यानी एक फुल लेंथ 100 मार्क्स की टेस्ट। सर क्या ये टेस्ट देना मैंडेटरी है? क्या ये टेस्ट देना मैंडेटरी है? क्या ये टेस्ट देना जरूरी है? देखो, आपके ना सबसे ज्यादा मैक्सिमम कंप्लेंट जो रहते रहेंगे ना, वो ये नहीं होते होंगे कि सर मैं पेपर में गया और मैं सब भूल गया। नहीं, आपके कंप्लेंट क्या है? सर मुझे आता सब कुछ है, मेरे को सब कुछ आता है, प्रॉब्लम क्या हो रहा है सर पता है? मैं ना पेपर में जाके लिख नहीं पा रहा हूँ, मैं पेपर में जाके लिख नहीं पा रहा हूँ, पेपर में जाके मुझे ऐसा होता है मैं फ्रेम नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे सबसे ज्यादा डाउट्स यही आते हैं, मेरे को सब आता है, मुझे पता है यहाँ पे क्या करना है, लेकिन मुझे फ्रेमिंग नहीं आती, मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ, मुझे कंफ्यूजन होता है। तो ये फुल लेंथ जो टेस्ट आप दोगे ना, फुल लेंथ सर कितने देने हैं? 2 टेस्ट कैसे भी करके किसी भी सब्जेक्ट के आप दे दोगे, मेरी गारंटी है, 100% मेरी गारंटी है, ये करने के बाद आपके लिए वो सब्जेक्ट में कुछ भी करने लायक नहीं बचे। सर ये टेस्ट सीरीज काफी महंगी मिलती है? नहीं, मार्केट में बहुत लो फीस में भी टेस्ट सीरीज है, मेरी भी टेस्ट सीरीज सबसे कम प्राइस में मिलती है। आपको पता है मेरी भी टेस्ट सीरीज बहुत कम प्राइस में मिलती है। और वो तो चलो छोड़ो, अलग बात होगी, लेकिन मिनिमम 2 टेस्ट अगर आप किसी भी सब्जेक्ट के देते हो 100 मार्क्स के, ओके, साथ ही साथ डेली प्रैक्टिस करते हो, डेली 10-15 क्वेश्चंस की, तो आपको समझेगा, आपको आपका इंप्रूवमेंट दिखेगा। तो सर इसमें ना डेली प्रैक्टिस में भी आपके थ्योरी 2 सब्जेक्ट हो जाते हैं, लॉ और इकोनॉमिक्स, और प्रैक्टिकल 2 हो जाते हैं, अकाउंट एंड मैथमेटिक्स। तो अब देखना आपको ना ये करने से क्या क्या इंपैक्ट मिलेगा। सबसे पहले आपका टाइमिंग बहुत इंप्रूव हो जाएगा। आप जो कहते हो ना सर मेरा 3 घंटे में पेपर नहीं हो पाता, आपका टाइमिंग बहुत अच्छा खासा इंप्रूव हो जाएगा। इको में जनरली किसी को टाइमिंग का इश्यूज आता नहीं, लेकिन बच्चों को मैथ्स में आता है, अकाउंट्स में आता है, लॉ में आता है। और आप सोचो अकाउंट्स तो आपकी स्ट्रेंथ है सर, बहुत लोगों की लॉ स्ट्रेंथ है, मैथ्स तो मेजोरिटी की वीकनेस है। मैथ्स का पेपर कम रह गया तो 40 के वांदे हो जाएंगे, और ये पेपर कम रह गया तो एग्रीगेट के वांदे हो जाएंगे। दोनों तरीके से लॉस है सर। इसलिए आपको डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और फुल लेंथ प्रैक्टिस करना बहुत मैंडेटरी है, इससे आपका टाइमिंग बहुत अच्छा इंप्रूव। सेकंड, आपकी कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाएंगे। आप बोलते हो सर मैं ना क्वेश्चन पढ़ता हूं तब मुझे आंसर आ जाता है जब मैं घर पे पढ़ता हूं, लेकिन पेपर में जाता हूं वही क्वेश्चन पढ़ता हूं तो मुझे समझता नहीं कि कौन सी प्रोविजन अप्लाई करनी है, कंफ्यूजन हो जाता है सर, समझता नहीं अल्ट्रा वायर्स पूछा है या कंस्ट्रक्टिव नोटिस पूछा है, होता है बहुत लोगों को। चलिए, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको ये कंफ्यूजन होते हैं कि आपको समझ में ही नहीं आता प्रोविजन, मतलब आता पता है ये लग सकती है, लेकिन लग सकती है ऐसे में रहते हो, ऐसा लगता है कि सर समझ में नहीं आ रहा क्या करना है। ऐसे कितने लोग हैं जिनको ऐसा होता है? मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर है सर, मुझे अल्ट्रा वायर्स पता है, मुझे कंस्ट्रक्टिव नोटिस पता है, लेकिन मुझे एप्लीकेशन में बहुत दिक्कत होती है। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं, मुझे लगता है दोनों लगने चाहिए, लेकिन मैं जब लिखता हूं कुछ तो ऐसे अलग आंसर दे देता है। ऐसे कितने लोगों को यहाँ पे होता है? कितने लोग हैं ऐसे यहाँ पे जिनको ये कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है? तो देखेंगे आगे। तो इससे क्या होगा ना सर, आपका ना ये कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जो रहता है ना, जिसको हम बोलते हैं क्वेश्चन रीडिंग टेक्निक, क्वेश्चन को कैसे रीड करना है ये टेक्निक आप इसमें से सीख जाओगे, आपकी क्लैरिटी बहुत अच्छी हो जाएगी रिगार्डिंग क्वेश्चंस। मैं कॉन्सेप्ट क्लैरिटी उसकी नहीं बोल रहा हूं कि आपने मॉड्यूल पढ़ा और आपको समझा, ये तो आपको पहली बार भी समझेगा, तो आपको आपके टीचर बताएंगे तो भी समझेगा। सर क्वेश्चन रीडिंग कैसे करनी है, क्वेश्चन रीड करने के बाद वो समझता है कि नहीं, आपका कैसे क्लियर होगा विद डीपी एंड एफटी, मतलब क्या सर, विद डेली प्रैक्टिस एंड फुल लेंथ टेस्ट। थर्ड चीज आपकी इसमें क्लियर हो जाएगी सर, परसेप्शन। सर परसेप्शन, आप आज का टाइम में देखो, मान लीजिए आपका जो भी प्रीवियस अटेम्प्ट का एक्सपीरियंस है, कितने लोग ऐसे हैं जिनका प्रीवियस अटेम्प्ट का ऐसा एक्सपीरियंस रहा कि क्वेश्चन देखते भी डर लगने लगता है। लॉ के लिए मन में डर हो गया है, मैथ्स के लिए मन में डर हो गया है, ऐसा वाला डर नहीं कि मुझे नहीं आता, आपको सब समझता है, डर ऐसा मेरे को तो अटेम्प्ट है ही, क्यों? क्योंकि मुझे वो पेपर ही पसंद है, क्योंकि मुझे वो सब्जेक्ट ही पसंद है। ऐसे कितने लोग हैं यहाँ पे जिनको ऐसा लगता है? कितने लोग हैं ऐसा जिनको वो सब्जेक्ट ही पसंद नहीं है? अभी आपकी गलती नहीं, देखो उसमें आपकी गलती नहीं, आपको फीडिंग गलत हो गई। मान लीजिए आपने सेल्फ स्टडी करा, वो अच्छे से नहीं हुई। मान लीजिए आपने किसी टीचर से पढ़ा, उसने अच्छे से नहीं पढ़ाया। मान लीजिए आपने क्या करा ना, किसी से पढ़ा है, उसने कॉन्सेप्ट सही से पढ़ा दिया, लेकिन उसने अपने क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस नहीं कर पाई। कुछ भी ऐसा अगर लाइक ना कोई भी वैकेंसी रह जाती है ना उसकी आपकी प्रिपरेशन में, तो सबसे बड़ी दिक्कत आपको क्या होती है पता है सर? सबसे बड़ी दिक्कत आप लोगों को हो जाती है कि सर मैं ना, मेरे को वो सब्जेक्ट ही पसंद नहीं आता। और आप मुझे बताओ, किसी भी सब्जेक्ट में क्या रहता है? क्वेश्चन एंड आंसर। क्या आपको कोई बोल रहा है कि वो सब्जेक्ट का किस पन्ने पे क्या लिखा है वो बताओ? क्या आपको बोलता है सेक्शन नंबर लर्न करके दिखाओ? स्कूल में होता था, टीचर ओरल लेती थी, क्या इधर ओरल है? नहीं भाई, कुछ भी नहीं है, आपको तो सिर्फ क्वेश्चन आंसर लिखने। तो मान लो आपने इतने क्वेश्चन आंसर्स लिखे डेली आंसर में, आपने फुल लेंथ टेस्ट में क्वेश्चन आंसर्स लिखे, तो आपको सब्जेक्ट से डर रहेगा ही नहीं, और आप ऑटोमेटिकली उस सब्जेक्ट के बारे में कॉन्फिडेंस के साथ, एवी संदीप माहेश्वरी देख के नहीं बोल रहा हूं मैं, कि पॉजिटिव हो जाओगे, विथ योर ओन कॉन्फिडेंस आप लोग पॉजिटिव हो जाओगे।
आपका परसेप्शन, आपका पॉजिटिवनेस उसमें बढ़ेगा। आप हमेशा देखते हो, फर्स्ट टाइम याद करना जब आपने साइकिल चलाई थी, फर्स्ट टाइम याद करना जब आपने गाड़ी चलाई थी, कितना डर था, कितना पैनिक था, समझ में नहीं आ रहा था क्या करे। और वही याद करो आज जब आप साइकिल चलाते हो, आज जब आप गाड़ी चलाते हो, क्या आपको कुछ रहता है? आपको संदीप माइस्ट्री नहीं देखने लगा सर फॉर गाड़ी कैसे मोटिवेट करके चलाए, आपके अंदर से कॉन्फिडेंस बढ़ा। क्यों बढ़ा? आपने बार बार वो चीज करी। और मैं आपको वही बोल रहा हूँ, क्वेश्चन एंड आंसर्स डेली सॉल्व कीजिए, फुल एंड टेस्ट कीजिए, आपका परसेप्शन पॉजिटिव हो। कितने लोग मेरे साथ इस चीज पे अग्री करते हैं? फटाफट वाइट डाल दीजिए चैट बॉक्स में, कितने लोग हैं जो मेरे साथ इस चीज पे अग्री करते, बोलते सर मैं मानता हूँ इस चीज में, आपने जो चीज बोली ना वो मैं मानता हूँ, मैं कर नहीं पा रहा हूँ, ये मुझको पता है मैं कर नहीं पा रहा हूँ, ये मुझको पता है मैं कर नहीं पा रहा हूं। अब आगे देखते हैं सर, आगे देखते हैं, और लास्ट हो जाता है प्रायोरिटाइजेशन। सर प्रायोरिटाइजेशन, जब आप लोग 100-150 टाइप के क्वेश्चन देख लोगे ना डेली आंसर के साथ, फुल लेंथ के साथ, तो आपको ये समझ में आ जाएगा आप केस स्टडी बहुत अच्छे से लिख सकते हो, या आप डायरेक्ट क्वेश्चन अच्छे से लिख सकते हो, या आप डिफरेंशिएट बिटवीन अच्छे से लिख सकते हो। आज कितने लोग हैं जिनको ये भी क्लियर नहीं है कि मेरे को इसमें से सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगता है, अच्छा इन द सेंस इसमें से सबसे ज्यादा मुझे क्या आएगा? किसी को भी क्लियर नहीं है सर, किसी को भी क्लियर नहीं। आप क्या बोलते हो? मेरा एलएलपी स्ट्रांग है, आप बोलते हो मेरा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट स्ट्रांग है। अरे आपको ये भी पता होना चाहिए एलएलपी में आपको डिफरेंशिएट बिटवीन अच्छे से लिखने को होगा, या आपको क्या होगा पता है, वो जो रहता है ना केस स्टडी बेस्ड वो क्वेश्चन लिखने को। सर इतना माइन्यूट में क्यों जाना है? बच्चों 39-38 मार्क्स से जो फेल होते हैं ना उनको समझते हैं एक एक मार्क, जिसको हम कहते हैं क्वेश्चन चॉइस चूज करना, क्वेश्चन की चॉइस अच्छी रखना। ये प्रायोरिटाइजेशन आपको कैसे आएगा? विद द डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, विद द फुल एंड प्रैक्टिस। और अगर आप लोगों में डिसिप्लिन नहीं है, आप लोग डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं कर सकते, आप लोग डेली एमसीक्यू सॉल्व नहीं कर सकते, तो उस केस में आप मुझे बताइए। मैं खुद YouTube पे एक फ्री में इनिशिएटिव लॉन्च कर रहा हूं दैट डेली आई एम गोइंग टू पोस्ट सम क्वेश्चन आंसर्स एंड यू हैव टू सॉल्व देम। ये हम लॉ के लिए करने वाले हैं, दिस द सेम आई एम गोइंग टू डू फॉर इकोनॉमिक्स आल्सो। तो जो मेरे साथ फुल पेड बैच में होते हैं उनकी तो अलग बात है, उनके लिए तो हम करते ही करते हैं, वो तो अलग हो गया। लेकिन फॉर ऑल दोज जो अभी यहाँ पे हैं एंड दे आर नॉट विद मी इन अ स्ट्रक्चर्ड कोर्स, तो उनके उनके लिए भी आई एम गोइंग टू डू दिस ऑन YouTube। और आपको ये करने से कितने दिन में, पता है सर कितने दिन में बेनिफिट दिखेगा? सर मुझको आप बताइए फटाफट। आपको 3 से 4 दिन में समझ में लगेगा इंप्रूवमेंट। आप अगर आज यहाँ पे हो ना, आप यहाँ पे चले जाओगे इन 3-4 डेज। सर क्या बात करते हो? मैं गारंटी के साथ कहता हूँ इसकी इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। चलो सेकंड बेसिक कॉन्सेप्ट पे चलते हैं सर, हम रिवीजन। सेकंड बेसिक कॉन्सेप्ट पे चलते हैं हम। सर हैक्स बताओ, ट्रिक्स बताओ, आएंगे आएंगे उसके ऊपर आएंगे, उसके लिए पहले ये चीजें समझ लेनी अपने लिए जरूरी है सर। सर रिवीजन, रिवीजन कैसे करनी चाहिए? एक साइंटिफिक टेक्निक है, आप जाके सर्च कर सकते हो गूगल पे, कहते हैं स्पेस्ड रिवीजन, स्पेस्ड रिपीटिशन। बहुत लोगों को मैंने बहुत बार ये चीज बताई है, लेकिन आज मैं इसको और डिटेल में एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। मान लीजिए सर ये आपका कैलेंडर है फॉर द मंथ ऑफ मार्च, ये एक ही दिन है, ओके, ये जो स्लॉट है ना, ये एक ही दिन है, एक ही दिन के मैंने 2 स्लॉट करे आधे आधे। मान लीजिए 3 घंटे का एक स्लॉट, 3 घंटे का एक स्लॉट, ये 3 घंटे का, ये 3 घंटे का। सर ये एक एक दो दो क्या लिखा है? आप सोचते हो सर मैं ना लॉ पढ़ूंगा ये वीक, ये महीने में मैं लॉ पढ़ूंगा। मान लीजिए सर मैंने 20 डेज के लिए लॉ डिसाइड करा है। आपको क्या करना है, किसी भी महीने के लिए 30 डेज मान के 2 सब्जेक्ट डिसाइड कर लेने। सर सिर्फ 2? हाँ भाई सुनो मेरी बात सुनो, 2 सब्जेक्ट आपको डिसाइड कर लेने हैं। 2 सब्जेक्ट कैसे भी हो सकते हैं, मे बी वो हो सकता है दोनों प्रैक्टिकल, मे बी वो हो सकते हैं दोनों थ्योरी। मैं आपको आपको सजेस्ट करूंगा एक प्रैक्टिकल एक थ्योरी सब्जेक्ट आप चूज कर लीजिए। सर एक प्रैक्टिकल और एक थ्योरी सब्जेक्ट आप चूज कर लीजिए। अब करना क्या है आपको, मान लीजिए ये मंडे है, फर्स्ट डे है, जैसे कि कल परसों के दिन आने वाला है फर्स्ट डे, मंडे। मंडे को आपने लॉ का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा, फर्स्ट चैप्टर की फर्स्ट यूनिट, मान लीजिए आपने यूनिट 1 पढ़ी ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, और साथ ही साथ आपने लॉ के साथ लिया एग्जाम्पल की, मैं अकाउंट्स मान लेता हूं, तो अकाउंट्स का एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं, आपने पढ़ा डेथ ऑफ पार्टनर एग्जाम्पल, ओके, यूनिट 1 आपके ये लॉ की और डेथ ऑफ पार्टनर पढ़े। आपको क्या करना है पता है सर, नेक्स्ट डे, सेकेंड दिन, दूसरे दिन आपको क्या करना है, आपको पहले स्लॉट में 3 घंटे में जो आपने कल किया था ना, ये फर्स्ट चैप्टर ऑफ अकाउंट्स एंड दिस फर्स्ट चैप्टर ऑफ लॉ, ये आपको रिवाइज करना है सर। फर्स्ट चैप्टर ऑफ अकाउंट्स एंड फर्स्ट चैप्टर ऑफ लॉ। साथ ही साथ आपको जो यहाँ पे उस दिन न्यू स्लॉट, न्यू स्लॉट यानी क्या सर, न्यू स्लॉट यानी क्या, तो मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे आप क्या करोगे, नया चैप्टर उठाओगे लॉ का, नया चैप्टर उठाओगे अकाउंट्स का। मान लीजिए आपने आपने यूनिट 2 शुरू कर दिया लॉ का, और यहाँ पे आपने शुरू कर दिया रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अकाउंट्स, तो इसको आपको वापस रिवाइज करना इस दिन। तो देखो फर्स्ट डे पे जो आपने किया ना मंडे को, वो आपने ट्यूसडे को भी रिवाइज किया, वो आपने वेडनेसडे को भी रिवाइज किया, वो आपने थर्सडे को भी रिवाइज किया। वैसे ही सर जो आपने सेकंड दिन पे किया था ना, ये थर्ड, ये दूसरे मतलब दूसरे चैप्टर, ये तीसरे चैप्टर, तो ये भी आपको रिवाइज करने हैं वेडनेसडे पे, ये आपको रिवाइज करने हैं थर्सडे पे, ये आपको रिवाइज करने हैं फ्राइडे पे। तो ये क्या बोल रहे हो? मैं अगर शॉर्ट में बताऊं, मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि आपके ये जो दिन है ना, ये दिन को 2 चीजों में बांट दो। जो पहली बार आप यहाँ पे पढ़ोगे ना, वो यहाँ पे रिवाइज कर लेना है, वही चीज वापस यहाँ पे रिवाइज करनी, वापस यहाँ पे रिवाइज करनी है फॉर 5 डेज, फॉर 5 डेज। सेम सर यहाँ पे मैं नया चैप्टर, तो मैं नया पढ़ाई नहीं करूँ, अरे आप सेकंड डे पे नई पढ़ाई भी शुरू करो पहले 3 घंटे में, फिर उसकी रिवीजन भी इसी के साथ करना है।
क्या एवरीबडी इज क्लियर विद मी कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ, मैं कन्वे कर पा रहा हूँ? दिस इज स्पेस रिपीटेशन। क्या आप किसी को डाउट है इसमें? अगर कोई डाउट रहेगा ना आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको एट द एंड ऑफ द वेबिनार वी विल कीप अ डाउट सेशन ऑन। तो देखिए आप क्या करोगे, स्पेस रिपीटेशन करोगे सर 5 डेज के लिए, 5 डेज यानी 5 रिविजन। तो सर इस पे इम्पैक्ट क्या होगा आप समझ रहे हो? आप आज तक कितने आपने मैक्सिमम कितने रिवीजन करे मुझे बताओ, जिसने मतलब तुम्हारी जिंदगी निकाल के तुमने फाउंडेशन के अटेम्प्ट में कितने कितने रिवीजन करे मैक्सिमम एक सब्जेक्ट के? मान लीजिए बाकी किसी का नहीं किया लेकिन लॉ का 5 बार किया, तो वो बता दो कितने रिवीजन करे आप लोगों ने मैक्सिमम आज तक, इंक्लूडिंग एक दिन पेपर का? कितने करे हैं बताओ फटाफट। अच्छा राम भाई कह रहे हैं 2 किए हमने। और बताओ और किसने कितने किए मैक्सिमम बताओ ना, फटाफट बताओ। कोई है यहाँ पे जो ये बोल सकता है सर मैंने 5 रिवीजन किए, सर मैंने 6 रिवीजन किए? कोई है यहाँ पे? क्या किसी में ये दम है कहने का कि मैंने 6 रिवीजन करे? क्या मैंने 7 रिवीजन करे? दिव्या कहती है उसने 7 रिवीजन करे। ओके दिव्या, तो ये किसी एक सब्जेक्ट के लिए किया होगा, सारे सब्जेक्ट्स का हुआ था क्या दिव्या? मैं आप लोगों से गारंटी बेट लगाता हूँ हार्डली कोई बंदा है जिसने सारे सब्जेक्ट, चारों के चारों सब्जेक्ट 4 बार रिवाइज कर। क्या बात करते हो सर? जी बिल्कुल, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। मैं आपको यहाँ पे क्या बता रहा हूँ, अगर आप एक सब्जेक्ट को 5 डेज तक कंटिन्यू करते हो तो आपका एक एक सिंगल चैप्टर 5 से 6 बार रिवाइज हो रहा है। एक एक सिंगल चैप्टर 5 से 6 बार रिवाइज हो रहा है। और ये पूरा स्ट्रक्चर मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ एक महीने का। एक महीने में 2 सब्जेक्ट्स का कर रहे हो, अगले महीने में बाकी के 2 का करोगे। 2 महीने तो चले गए, मार्च और अप्रैल। मई फिर भी बचता है। मई में अगर आपने चारों सब्जेक्ट एक साथ लिए वापस रिवीजन हो जाएगी, आप 8 रिवीजन करोगे एक सब्जेक्ट का। मुझे बताओ कितने लोग हैं जिनको ये लगता है सर कि इम्प्रैक्टिकल? सर ये हाइपोथेटिकल, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ऐसे कितने लोग हैं? कोई है यहाँ पे जो मुझे ये क्लेम करके गारंटी के साथ कह सकता है सर ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो इम्पॉसिबल है? आप में से कोई भी ये चीज मुझे बोल ही नहीं पाएगा, क्योंकि मैंने जो बोला वो तो 100% प्रैक्टिकल है सर। क्या आप लोगों को एक चैप्टर 5 दिन में सुबह 10-10 2-2 मिनट रिवाइज करने को नहीं होगा? आराम से कर लोगे, आराम से कर लोगे। तो दिस इज द सेकंड बेसिक थिंग आई वांटेड टू टेल यू अबाउट द रिविजंस। तो रिविजंस ऐसे होने चाहिए। आप लोग सोचते रहेंगे सर रैंक रैंक कैसे लाते रहो, विद दिस रिविजन ही लाते। कोई होशियार बंदा बैठा होगा बोलेगा तो आपने क्यों नहीं रैंक लाया सर, आपका क्यों नहीं आया? मुझे ये चीजें सीए होने के बाद पता चली। पहली चीज तो ये थी मुझे सीए होने के बाद पता चली। अच्छा कैसे पता चली? मैंने भी बहुत कुछ इस पे रिसर्च करा, इसलिए मुझे ये चीजें पता चली। आप जाके स्पेस रेपुटेशन यूट्यूब पे क्रोम पे डाल दीजिए, आपको आराम से मिल जाएगा सोर्सेस। तो ये बहुत बहुत स्टडी करने के बाद ये चीजें मैंने बनी। लेकिन मुझे एक चीज समझी मैंने, ये सब जो आपको मैं बोल रहा हूँ इसमें से मैंने सिर्फ 1% फॉलो किया था सर। मैं आपको बोल रहा हूँ 5 और 8 रिवीजन सर, मेरी खुद की 2 रिवीजन हुई, लेकिन मैं सब कुछ फटाफट क्लियर कर गया। मेरा सब कुछ क्लियर हो गया, मेरा अटेम्प्ट वेस्ट नहीं हुए, मेरी डिग्री आगे नहीं चली गई। सीवीटी तो मेरे लिए पीरियड्स बन गया था, मतलब आपके लिए फाउंडेशन जो है। तो कोई अगर किसी का सवाल है आपका क्यों नहीं रैंक आया, तो भाई मेरे को ये चीजें पता नहीं थी। और दूसरी चीज मैंने इसमें से सिर्फ 1% फॉलो किया तो मेरे को डिग्री आ गई। तो आप लोग पूरा फॉलो करोगे तो आप में से किसी ना किसी का तो डिस्टिंक्शन तो बनेगा ही बनेगा। एंड लास्ट इज सर प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन कैसे करना है सर? ये बेसिक से प्रेजेंटेशन की, इसके बाद हम एक्स देखने वाले हैं सर। तो सबसे पहले जब भी डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा हमेशा पॉइंट्स लिखना है सर। पॉइंट्स यानी सर फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट। आपको पूछ लिया एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, आपको लिखना है यहाँ पे। आपको पूछ लिया एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। कितने लोग हैं यहाँ पे फटाफट बताइए जिनको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के एसेंशियल्स एकदम मुंह बोले पार्ट है विद द निमोनिक्स दैट वी लर्न ड्यूरिंग द कोर्स? बताइए फटाफट वो शॉर्टकट, वो निमोनिक। बहुत बच्चे यहाँ पे जो अपने स्ट्रक्चर्ड कोर्स से बिलोंग करते हैं, फटाफट बताइए कौन सा शॉर्टकट था वो? एसेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ नेगोशिएबल, एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। हाउ मेनी पीपल कैन आंसर इट? Was it something we exactly Krishna? It was we seek new friends to learn कुछ तो डांसेस वांसेस था, टू लर्न कूल डांसेस, राइटिंग, साइंड, राइट, फ्रीली ट्रांसफरेबल, देन नेगोशिएबल एंड समथिंग लाइक, ऐसा सारा शॉर्टकट्स है। तो सी डायरेक्ट क्वेश्चन के लिए ऐसे डायरेक्ट पॉइंट्स लिखने हैं सर। कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करके उसको अंडरलाइन करना है, ये भी मैं बताता हूं आपको कीवर्ड्स कैसे आइडेंटिफाई करने हैं। हेडिंग जो होते हैं ना सर आपके मेन हेडिंग, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ राइटिंग, तो इसको मेन हेडिंग को अंडरलाइन करके इसके अंदर आपको कंटेंट लिखना है 1 से 2 लाइन का। सर केस स्टडी को कैसे प्रेजेंट करना है? आप अगर किसी भी टॉपर के कॉपीज उठा के देखोगे हर चीज का अलग अलग प्रेजेंटेशन यूज करता है। कोई टॉपर तो डायग्राम भी निकाल के आया था पेपर में। तो क्या हम उसको फॉलो करें? नहीं। आपको एक सिंपल फॉर्मूला मैं बताता हूं फॉर एनी केस स्टडी दैट कम्स बिफोर यू। कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ एप्लीकेबल प्रोविजंस लिखने हैं सर। एप्लीकेबल प्रोविजंस एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, दिस फॉर एग्जांपल इफ अ कॉन्ट्रैक्ट इज दिस देन इट बिकम्स वॉइड, दैट्स इट। सर सेक्शन नंबर लिखना है, मैंडेटरी नहीं है सर। मुझे तो लर्न करना है सेक्शन नंबर, हैक्स में बताऊंगा मैं कैसे करना है। तो सेक्शन नंबर नहीं लिखना है, रिस्क मत लेना है सर। एंड द नेक्स्ट थिंग शुड बी एनालिसिस एंड कंक्लूजन। सर अलग अलग नहीं, एक साथ लिख देना है।
एनालिसिस में मिनिमम एक पैरा होना चाहिए आपका, जिसमें आप इस केस को एनालाइज करोगे, इस केस में ऐसा 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 हुआ था। कंक्लूजन मस्ट है सर, बिना कंक्लूजन के मार्क्स नहीं मिलते, एक मार्क होता है कंक्लूजन की। हमेशा याद रखना आईसीआई थ्योरी, इसमें भी स्टेप मार्किंग होती है। कितने लोग हैं जिन, अच्छा मैंने बहुत लोगों को मेरी कॉपीज भी दिखाई थी, मैं जल्दी लाने वाला हूँ यूट्यूब पे भी उसका एनालिसिस, मेरी सीए फाइनल की कॉपी थी सर। आईसीआई थ्योरी को थ्योरी पेपर में भी स्टेप मार्किंग करता है। और लास्ट टाइप का क्वेश्चन होता है सर डिफरेंशिएट बिटवीन, उसमें आपको एक टी ड्रॉ करना है, टेबल ड्रॉ करना है सर। टेबल पेंसिल से बिल्कुल नहीं सर, टेबल को ऐसा पर्टिकुलर्स वगैरह ऐसा ड्रॉ करना है, कुछ भी नहीं, प्लेन एकदम ऐसा ड्रॉ करना है, सिर्फ ऐसी एक लाइन, ऐसी एक लाइन, दैट्स इट। यहाँ पे आपका ये और यहाँ पे आपको उसके डिफरेंशिएट बिटवीन लिखने हैं। सर क्या ऐसा है क्या, यहाँ पे एक चीज लिखी तो उसका अपोजिट यहाँ पे आना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है हमें नहीं याद रहता है, तो क्या करना है, चलता है सब चलता है, पहले इसके पॉइंट्स लिख लो सारे, फिर इसके पॉइंट्स लिख लो सारे। सर मार्क्स नहीं मिलेंगे, अरे मिलेंगे। ये कब करना है, वर्स्ट केस में, आपको याद ही नहीं आ रहा, आपको याद आ रहा है तो उस केस में ऐसी चीजें नहीं करनी है। नेक्स्ट चीज सर, लास्ट एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसके लिए आप इस वेबिनार से जुड़े हो सर, हैक्स। सर क्या हैक्स है, आप देख सकते हो यहाँ पे रफली 9 तरीके के ट्रिक्स मैंने ऐड करे हैं, और हम शुरू करते हैं विथ ईच एंड एवरीथिंग। मे बी कुछ लोगों को ये चीज शायद इसमें से एक दो चीजें पता होंगी ड्यूरिंग द कोर्सेज, क्योंकि मैं सब कुछ डिस्क्लोज कर देता हूँ। तो जो नहीं पता है वो ध्यान से सुनिए, जिनको पता है वो भी ध्यान से सुनिए। सर कभी कभी कोई डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं वो मुझे याद नहीं रहते, मुझे स्पेलिंग मिस्टेक की काफी दिक्कत हो जाती है सर। जैसे मैं अल्ट्रा वायरस को अल्ट्रा वायरस लिख देता हूँ सर कभी कभी। कितने लोग हैं यहाँ पे जिनको स्पेलिंग्स में काफी दिक्कतें होती है, काफी स्पेलिंग्स में मिस्टेक कर देते हैं सर। सर बहुत बार मुझे कोई वर्ड रहता है ना, तो मुझे समझता नहीं, पहले ई लिखे, एल लिखे, ए लिखे, टी लिखे, मुझे बहुत कंफ्यूजन होता है सर। कितने लोग हैं जिनको स्पेलिंग्स में कंफ्यूजन हो जाता है, कितने लोग हैं जिनको स्पेलिंग्स में मिस्टेक हो जाता है, क्योंकि लॉ में काफी ऐसे टेक्निकल वर्ड्स होते हैं जिसमें थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक इधर उधर हो जाता है। और अल्ट्रा वायरस को अल्ट्रा वायरस लिख दोगे तो आपका तो मतलब उधर ही सब कुछ गलत हो जाएगा। तो इसके लिए मेरे पास एकदम आसान टेक्निक है। कभी भी जो वर्ड है ना, पहले आइडेंटिफाई करो आपको कहाँ कंफ्यूजन है। सर मुझे ना ये वायर्स है या वायरस, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है सर, यहाँ पे कंफ्यूजन। तो मैं क्या बोलता हूँ, कोई भी इजी वर्ड ढूंढो, आप गूगल पे जाके डाल लेना कि सिमिलर वर्ड टू दिस, या फिर इजी वर्ड ऐसा कुछ आप डाल दो, आपको मिल जाएगा जिसका प्रोनाउंसिएशन सेम हो। जैसे वायर का, आप फटाफट बताइए वायर का स्पेलिंग क्या होता है, वायर का स्पेलिंग क्या होता है, वायर, वायर अल्ट्रा वायरस वाला नहीं, वायर अपना जो रहता है ना ऐसा वाला कॉर्ड रहता है अपना, वायर रहता है, सी दिस काइंड ऑफ वायर्स। तो ऐसी वायर्स का क्या रहता है स्पेलिंग। अच्छा अमृता इसे WIRE, क्या मैं यहाँ पे लिख देता हूँ WIRE, अगर मैं W को V कर दूं तो क्या किसी का अभी अल्ट्रा वायरस में कंफ्यूजन होगा, कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। दिस इज द साइंटिफिक मेथड ऑफ कंपेयरिंग द डिफिकल्ट वर्ड्स विद इजियर वर्ड्स एंड कोरिलेटेड। तो अभी मनदीप कहता है सर लैटिन फ्रेजेस में बहुत होता है। अभी कोई लैटिन फ्रेज, मनदीप कोई लैटिन फ्रेज आपके पास जो आप बता सकते हो मुझे, जिसमें आपको कंफ्यूजन होता है, एकदम इंस्टेंट डेमो ले लेंगे हम इस चीज का। कोई भी बताओ जिसको भी लगता है ना कि सर ये वर्ड में काफी कंफ्यूजन है, एक डेमो के लिए मैं आपको बताता हूँ। सर लाइक सम वर्ड्स क्विड, नॉन, प्रो, को, ओके, तो मैं ऐसा लिख दूं क्विड, प्रो, को, ये वर्ड है। मान लो मुझे ये याद ही नहीं रहता, मान लो मुझे ये याद ही नहीं रहता। कितने लोग यहाँ पे है, कितने लोग यहाँ पे है जो क्विट का स्पेलिंग मुझे बता सकते हैं, क्विट, क्विट, किसी चीज को मैंने बंद कर देना, शांति वाला क्विट नहीं, क्विट, मैं क्विट कर लेता हूँ। कितने लोग बताओ फटाफट। क्विट, ओके राम आपको ही कंफ्यूजन है, आप ही बताओ फटाफट से, क्विट का स्पेलिंग क्या हो सकता है। ओके, अरे भैया आपने क्वाइट लिखा, क्वाइट यानी शांत हो जाना। क्विट यानी मैं, हाँ हाँ जी मनदीप, क्विट यानी क्या, मैं मेरा जो काम है मैं ये बंद कर रहा हूँ, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है, सो मैं लिखता हूँ क्विट। तो मैं क्विट अगर लिखता हूँ, पहले मेरे को इजी वर्ड याद में आया क्विट, ठीक है। फिर यहाँ पे कितने लोग हैं जो ये वर्ड को एटलीस्ट प्रोफेसर वर्ड के पहले कुछ पी, प्रोफेसर का स्टार्टिंग कैसे होता है, कुछ PROF ऐसा होता है, प्रोफेसर, PROF, राइट। तो मैं यहाँ पे लिखू क्विट प्रोफेसर, ठीक है, क्विट, क्विट प्रोफेसर। और आप लोगों ने वो सुना है मैथ्स में रहता है, देखो रिमाइंडर एंड क्वोशंट, जब भी हम डिवीजन करते हैं रिमाइंडर एंड क्वोशंट रहता है। राम जी बताइए क्वोशंट का स्टार्टिंग के 3-4 लेटर्स आप बता सकते हो क्या हो सकते हैं। कॉपी मत करना, कहीं पे देखना मत, एकदम नेचुरली बता देना। भारती कहती है क्वोशंट का QUOTI होता है, तो मैं यहाँ पे, चलो मैं मानता हूँ मुझे इसमें स्पेलिंग में भी मिस्टेक होती है, तो मैं सिर्फ इतना लिख देता हूँ क्वोशंट का QUO। देखो ये स्कूल में पढ़ा था आपने, ये स्पेलिंग स्कूल में पढ़े थे, QUO। अब मुझे बताओ, मुझे क्विड प्रो को लिखना है, तो मैं क्या ऐसा यूज कर सकता हूँ, यहाँ से क्वी इसको डी कर देंगे, तो क्विड, यहाँ से बाकी का हटा के प्रो, यहाँ से बाकी का हटा के को। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि क्वाइट द प्रोफेसर फॉर क्वोशंट, क्वाइट द प्रोफेसर बिकॉज ही इज टीचिंग अस क्वोशंट, ऐसा कुछ याद कर सकता हूँ। अच्छा आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको ऐसा लगा कि मैं कुछ भी बोल रहा हूँ ये,
कुछ भी बोल रहा हूँ सर, ऐसा नहीं हो रहा है। तो मनदीप आपको कंफ्यूजन था राइट, कि लैटिन टर्म्स में होता है। मनदीप आप भी कोई लैटिन टर्म बताओ मुझे, मैं आपको बताता हूँ उसको कैसे इजी वर्ड्स में कन्वर्ट करना है। राम जी क्या आप सेटिस्फाइड हो जो मैंने बोला अभी? और कौन सा लैटिन टर्म है, कोई आंसर लैटिन टर्म है बताओ फटाफट, कोई लैटिन टर्म हो सकता है आपके पास जो आपको लगता है काफी डिफिकल्ट है और मुझे याद नहीं रहता। जैसे एक वर्ड होता है, मुझे नहीं पता कितनों को पता है, जस्ट पर्सन है, जस्ट पर्सन। क्या मैं इसको ऐसा लिखूं, जस्ट अ पर्सन नेम, जस्ट परसो नेम। क्या ये इजी नहीं है काफी? क्या ये आप लोगों को लगता नहीं कि ये बहुत इजी है सर? तो श्रेया कहती है नेमो दैट गॉड नॉन हैबिट। ओके एक मिनट ना श्रेया, लेट मी नोट इट, लेट मी नोट। नेमो दैट गॉड, नेमो दैट गॉड नॉन हैबिट। ओके, तो ये जो दैट है इसको मैं THAT दैट लिख सकता हूं। ओके, ये जो कॉड है इसको मैं लिख सकता हूं, पहले मैं हैबलेट को लिख लेता हूं एज अ टैबलेट, टैबलेट को लिख लेता हूं टैबलेट। देखो अभी ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको नॉन में भी कंफ्यूजन होगा, कॉर्ड में भी कंफ्यूजन होगा, मैं मानता हूं कि सबको सब में कंफ्यूजन, ठीक है। तो नेमो को, कितने लोग हैं ऐसे जो केमोथेरेपी जानते हैं, केमोथेरेपी नहीं राम, नेमो को नेम लिखोगे तो आप लेटर चेंज कर रहे हो, मैं लेटर चेंज करने को नहीं बोल रहा हूँ। देखो कितने लोग हैं जो केमोथेरेपी जानते हैं अबाउट कैंसर, कितने लोग हैं जिनको केमोथेरेपी पता है अबाउट कैंसर? क्या केमो का, आप मुझे थेरेपी छोड़ दो, केमो का स्पेलिंग कौन कौन बता पाएगा? चलो श्रेया आपने पूछा है ना क्वेश्चन, केमो का स्पेलिंग बताओ मुझे, क्या बताओ केमो का स्पेलिंग क्या होगा? Exactly, Bharti is saying demo. Shreya is saying camo. Okay, so let's use my example only. Bharti has a very nice answer. So camo. Okay, camo. Then for that we are using this word that only. For cod we are using QUOD. हमने ऊपर ये यूज किया था, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने आपको when I was explaining you something, I was explaining you co. We use this word quotient. तो ये हमेशा आप याद रख सकते हो, ऐसा नहीं कि आपको हर टाइम न्यू फ्रेम करना है। अगर आपको ऐसे वर्ड दिखते तो आप, अगर आपको दिखता है ना कि यहाँ पे कॉर्ड है तो आप इसको क्वोशंट की तरह लिख दीजिए। नॉन के लिए कुछ आपको स्पेलिंग मिस्टेक होना नहीं है, और हैबलेट को आप लिख दीजिए टैबलेट। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, केमो दैट इज क्वोशंट इज अ नॉन टैबलेट। केमो में अगर आप एन लगा दोगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा नेमो, दैट की जगह डी है। हमेशा याद रखना, कभी भी लैटिन में, कभी भी लैटिन में TH यूज नहीं करते जनरली, कभी भी लैटिन में TH यूज जनरली नहीं करते। ओके, तो यहाँ पे TH हट जाएगा तो बन जाएगा दैट। क्वोशंट है तो यहाँ पे अगेन नेमो दैट गॉड नॉन वैसे का वैसा, टैबलेट की जगह टैबलेट। सर ये एच कहां से आया, यहाँ से जो एच हटाया ना यहाँ पे डाल दिया। अच्छा, आपको मे भी हो सके, मे भी अभी हम इंस्टेंटेनियस स्पॉन्टेनियसली कर ले तो मे भी यहाँ पे आप लोग 100% एकदम ये नहीं बोलोगे कि सर हाँ एकदम परफेक्ट बनाया, लेकिन ये क्या 85-90% सही से बन गया। नेमो दैट गॉड नॉन हैबलेट, मैं बोल रहा हूँ केमो दैट इज क्वोशंट इज अ नॉन टैबलेट। सर क्या लर्न करना है, ये चीजें लर्न नहीं करनी है, मैं बोल रहा हूँ इसे रिलेट करो, इससे रिलेट करोगे पेपर में जाके जब लिखने को बैठोगे तो हैबलेट लिखते हो, हैमलेट चैमलेट कैमलेट नहीं लिख दोगे, आपको हैमलेट टैबलेट की तरह याद आएगा हैमलेट, यू विल बी लाइक ओके हैबलेट। ये मैं बोल रहा हूं, दिस इज कॉल्ड एज डिफिकल्ट वर्ड्स की सबसे पहली हैक विच इज कोरिलेशन टेक्निक। जब भी कुछ भी वर्ड में कंफ्यूजन हो, देखो हम लोग हमेशा लैटिन टर्म्स याद करके जाएंगे पेपर में, ये होने नहीं वाला। आप लोग कितना भी ट्राई करो आपको क्विड प्रो को याद हो जाएगा, लेकिन ये जो आपने बोला ना नेमो दैट को हैबलेट वगैरह ये सब चीजें आपसे लर्न नहीं होने वाली। सर क्यों? अरे आप बार बार वो चीज नहीं देखो, क्विड प्रो को बार बार दिखने वाले हो, तो आप जब पेपर में जाने वाले हो ना, when you are going to go to the paper, there is a chance कि आपको वो चीज याद ही ना आए। और मैं आपको अगर बता रहा हूँ कि अभी आपने रिवाइज भी नहीं किया,
कितने लोग यहाँ पे देखो ना, मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ओके, हमने भी रिवाइज भी नहीं किया नेमो दैट कॉर्ड वाला। कौन कौन है जो मुझे बता सकता है हमने क्या शॉर्टकट किया विदाउट इवन रिवाइजिंग? सिर्फ एक बार पढ़ा आपने, सिर्फ सुना। कौन कौन है जो मुझे फटाफट, कोई एक भी है बंदा यहाँ पे जो ये लिख सकता है हमने क्या शॉर्टकट यूज किया अभी? और द शॉर्टकट दैट वी यूज्ड, कोई बता सकता है मुझे? 100% सही ना हो चलेगा, लेकिन मोटा मोटा कि हमने क्या लिखा। अच्छा, ये क्वेश्चन था टू श्रेया, तो क्या श्रेया आप बता सकते हो ये हमने क्या शॉर्टकट यूज करा अभी? केमो दैट क्वेश्चन इज अ गॉड टैबलेट। क्या मुझे बताओ श्रेया, आप इसमें से एक वर्ड भी नहीं लिख पाओगे पेपर में? क्या आप पेपर में इसमें से कुछ भी आपको याद नहीं आएगा? तो केमो दैट क्वेश्चन इज नॉट टैबलेट से बेसिकली आपको इतना तो याद आ जाएगा कि ये बोल रहा है नेमो दैट कॉड नॉट टैबलेट। स्पेलिंग में थोड़ा थोड़ा हो जाएगा इधर उधर, लेकिन आपके लैटिन टर्म्स नहीं बदलेंगे। तो दिस इज द, अच्छा, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला, इज इट समथिंग कुछ संदीप माहेश्वरी टाइप की, अरे तुम तो क्लियर कर ही लोगे, तुमसे नहीं होगा तो किससे होगा? वी आर टॉकिंग अबाउट रियल हैक्स, रियल ट्रिक्स। तो सबको सबको लगा है ना जो मैं बोला स्टार्टिंग में वही है? ओके, ओके। नेक्स्ट, नेक्स्ट सर, कुछ आंसर्स है ना काफी बड़े होते हैं। बड़े इट मींस दे आर वेरी लॉन्ग आंसर्स। उनको कैसे याद करें, उनको लर्न करना नहीं हो रहा। कोई है यहाँ पे जो मुझे बता सकता है कोई भी ऐसा एग्जांपल, कोई भी ऐसा आंसर जो काफी बड़ा है और उसको याद ही नहीं रहता? जो इतना बड़ा है कि उसको याद ही नहीं रहता, उसको समझता ही नहीं, या फिर उसने बहुत बार ट्राई किया लेकिन वो निकल ही जाता है, फिसल जाता है दिमाग से। मैं मानता हूँ डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स जो है और डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस है, ये हमको याद नहीं रहते सर, इसमें हमको थोड़ा कंफ्यूजन होता है। तो आपको क्या करना है, आप ये कर सकते हो मैक्सिमम फॉर 30-40 आंसर्स इन एंटायर लॉ। इससे ज्यादा के लिए आप नहीं कर सकते, क्योंकि लॉ में आपको लिखना बहुत है और पहले तो याद रखने के लिए भी बहुत चीजें हैं। तो देखिए, हम बात करते हैं अगर बड़े आंसर्स को स्टोरीज में कन्वर्ट करना हो तो उसे वो कैसे किया जाए, तो मैं बोलता हूँ तो स्टोरीज में कन्वर्ट। मैं बोलता हूँ मेरे मम्मी और पापा ने, मेरे दादाजी जो थे ना, मेरे ग्रैंडफादर, ये गांव गए हैं। ये कहा गए, गांव गए हैं, और इन्होंने घर के डॉक्यूमेंट्स में लिखा है कि घर को मेरे सिवा कोई कलर नहीं करेगा। मेरे दादाजी गांव गए हैं और इन्होंने डॉक्यूमेंट्स में लिखा है कि मेरे अलावा मेरे घर में कोई कलर नहीं करेगा। मम्मी पापा जब दादाजी गांव जाते हैं तब घर को कर देते हैं कलर, घर को कर देते हैं कलर। और दादाजी को जैसे ये चीज समझती है, दादाजी को जैसे ये चीज समझती है, दादाजी अपने लोग भेज देते हैं पुलिस वाले, और इनको बोलते हैं ये कलर काम रोकवा दो, अभी के अभी इसको बंद कर दो, स्टॉप इट नाउ। और जो भी खर्चा होता है ना ये सब चीजों के लिए, वो मम्मी पापा को देना पड़ेगा। कितने लोगों को स्टोरी समझी एटलीस्ट जो मैंने बोला? लाइक पार्टनरशिप इग्नोर वारंटी कंडीशन एज इट इज। ओके ओके ओके, हम आते हैं उसके ऊपर। कितने लोग हैं जिनको मैंने जो स्टोरी बताई वो समझा? जो मैंने स्टोरी अभी बताई वो कितने लोगों को समझा? ओके, राम जी आपने यस बोला है, आई गेस सब लोगों को समझा ही होगा जो मैंने बोला। जैसे हिब्रू लैंग्वेज में तो मैंने बोला नहीं, मैंने हिंदी में ही बताया मैंने स्टोरी। कोई, अच्छा कोई है जिसको नहीं समझा? कोई है जिसको समझा ही नहीं मैंने क्या स्टोरी बोली? मैं रिपीट करूं? बताइए गाइस, कोई है जिसको नहीं समझा, मुझे रिपीट करना है? ओके बात, ओके बात, ध्यान से सुनिए। मैं बोल रहा हूं, हमारा एक घर है जिसके ओनर है, जिसके मालिक है, जिसके क्या है, मालिक है हमारे दादाजी। दादाजी ने घर के मालिक होने के नाते घर के डॉक्यूमेंट में लिखा है घर को उनके अलावा कोई कलर नहीं करेगा, घर में कोई चेंजेस नहीं करेगा। दादाजी चले गए गांव को, विलेज, और उस मोमेंट पे मम्मी एंड पापा ने घर को कलर काम शुरू करवा दिया बिना दादाजी से पूछे। दादाजी को क्या करना चाहिए था, उन्होंने एसएमएस करना चाहिए था। दादाजी को उन्होंने एसएमएस करना चाहिए था, उन्होंने किया नहीं, उनसे बात नहीं करी, इसलिए सीधा कर दिया। अब क्या हो गया, दादाजी को जैसे ही समझा ऐसे कुछ चल रहा है, दादाजी ने कुछ पुलिस फोर्स भेजी कि बाबा मेरे घर में मेरे सहमति के बिना कुछ काम चल रहा है, और इस काम को रोका गया, स्टॉप किया गया। इस काम को क्या किया गया पता है? डोंट डू इट बोला गया, स्टॉप इट नाउ, इमीडिएटली स्टॉप इट नाउ। और जो भी खर्चा हुआ ना
वो दादाजी ने इन लोगों से मम्मी और पापा से रिकवर करना शुरू किया। ठीक है, दादाजी ने किनसे रिकवर किया? मम्मी एंड पापा से वो खर्चा रिकवर किया और इस काम को उधर ही रोक दिया, इस काम को बोला स्टॉप ना, सारा सारा का सामान फेंक दिया। कितने लोग हैं जिनको ये स्टोरी इतनी समझी से? कितने लोग हैं जिनको ये स्टोरी समझी? ठीक है, अब देखना आपने क्या किया बताया, आपने डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स के सारे कीवर्ड्स लर्न कर लिए। तो क्या बात करते हो? एम यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अगर इसमें कोई चीज नहीं लिखी है, इफ इट इज नॉट रिटन इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड स्टिल द डायरेक्टर्स डू सम एक्ट, दिस एक्ट इज अवॉइड, इसको रोका जा सकता है। एंड दे आर पर्सनली लायबल फॉर द एक्सपेंसेस, सारा खर्चा उनको जेब से भरना पड़ेगा। तो सर फिर अगर हमको मेमोरेंडम में परमिशन लेनी है तो क्या करना पड़ेगा? एसएमएस यानी दे हैव टू पास अ स्पेशल रेजोल्यूशन। वाज़न्ट दिस वेरी 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 अमेजिंग? टेल मी गाइस, वाज़न्ट दिस वेरी वेरी अमेजिंग? डिडंट यू फील दैट ऐसे भी आंसर्स करे जाते हैं, आंसर्स ऐसे भी पढ़े जाते हैं, ऐसे भी याद किया जाता है? कितने लोग यहाँ पे जिनको सच में कुछ दिखा इसमें, दे सॉ समथिंग वेरी बिग, अभी रियलाइज नहीं हो रहा है क्या कर लिया, लेकिन बहुत बड़ा कुछ दिखा इसमें। कितने लोग ऐसे हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो फटाफट डालिए y1, डालिए y1 सो दैट आई गेट टू नो कि हाँ भाई तुम लोगों को इसमें कुछ अलग दिखा। आपने आंसर लर्न ही नहीं किया। कितने लोग हैं जो बिना अभी इसको रिवाइज किए भी बता सकते हैं? दादाजी मालिक है यानी एम यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। दादाजी ने बोला है कुछ होना नहीं चाहिए, मतलब मेमोरेंडम में वो है नहीं। मम्मी पापा ने फिर भी काम किया है, डायरेक्टर्स ने कुछ काम कर दिया, फिर मैनेजर्स ने कुछ काम कर दिया, तो दादाजी उसको रोकवा सकते हैं, स्टॉप इट। लेकिन मेमोरेंडम से परमिशन चाहिए तो उसको एसएमएस करना पड़ेगा यानी स्पेशल रेजोल्यूशन। गाइस, अल्ट्रा वायर्स डन, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स डन। यहाँ पे राम जी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि सर पार्टनरशिप इंप्लाइड वारंटी और कंडीशंस एज इट इज, ठीक है? तो इंप्लाइड वारंटी मैं 1 मिनट में देखता हूँ कि मैं इंप्लाइड वारंटी वर्सेस कंडीशंस के डिफरेंसेस 1 मिनट में देखता हूँ और आपको बताता हूँ मैं क्या है। ओके, देखिए यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ, सबसे पहला पॉइंट है हम लाइव डेमो दे रहे हैं किसी क्वेश्चन का, इसलिए मे भी 5-6 मिनट एक्सटेंड हो सकता है सेमिनार वेबिनार, 5-6 मिनट, ज्यादा नहीं। ओके, तो ये कहते हैं, ठीक है, ये कहता है आपने लिखा है इम्प्लाइड कंडीशंस एंड इम्प्लाइड वारंटी। तो यहाँ पे लिखा है इम्प्लाइड कंडीशंस आर फंडामेंटल टर्म्स जो ऑटोमेटिकली इम्प्लाइड होते हैं किसी कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है? दे आर कंसिडर्ड, तो पहला पॉइंट लेके चलते चलो, ये और ऑटोमेटिकली इम्प्लाइड इनटू द कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर सेल ऑफ गुड्स। लेकिन वारंटी जो होते हैं वो कंडीशंस जैसी होती है इन दैट दे एड्रेस द क्वालिटी एंड फिटनेस ऑफ सर्विसेज। यहाँ पे मेरा स्क्रीन दिख रहा है सब। तो मैं सोच रहा हूँ जो राम जी ने क्वेश्चन पूछा मे भी सब लोगों को उसमें डिफिकल्टी होती ही होगी, ऐसा मैं मान के चलता हूँ, ठीक है? सिर्फ एक पॉइंट ले रहा हूँ मैं पहले, नहीं तो वेबिनार और बड़ा हो जाएगा। देखिए मैं बोल रहा हूँ इम्प्लाइड वारंटी, इम्प्लाइड कंडीशंस एंड इम्प्लाइड वारंटी, ठीक है? मुझे ये क्वेश्चन लर्न नहीं करना, मुझे इसको याद नहीं करना, मैं क्या करूंगा, मैं एक एग्जांपल लूँ। मैं बोलता हूँ मैं गया एक कार लेने, क्या सबको समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? कौन से क्वेश्चन पे हम, इज एनीबॉडी अंडर जो कंफ्यूजन है? किसी को कंफ्यूजन है क्या? क्या कर रहे हैं यार, रिपीट करना है क्वेश्चन? नहीं है, आई होप नहीं है किसी को। ठीक, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, देखिए मैं कार लेने गया, जो कार थी वोल्क्सवैगन कंपनी की। मैं गाड़ी लेने गया, जो कार थी वोल्क्सवैगन कंपनी की। कार ले रहा था ना, तो मैं सोच रहा था यार ये रेसिंग वाली गाड़ी हो, ऐसी गाड़ी हो, रेसिंग वाली हो, जो क्या करे पता है, जिसका इंजन बहुत अच्छा हो, जिसका इंजन बहुत अच्छा हो। और जब मैं ये गाड़ी ले रहा हूं, जब मैं ये गाड़ी ले रहा हूं, इंजन अच्छा है ऐसा ये बोल के मुझे बेच रहा है, मैं सोचता हूं इसका जो कलर है ना, कलर, क्या इसका कलर जो है वो हो मैट 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 प्रूफ, या फिर मैं लिख देता हूं वाटर प्रूफ, एग्जाम्पल। ओके, मुझे बताओ इसमें से कौन सी चीज है जो गाड़ी के अंदर होगी और कौन सी चीज है जो गाड़ी के बाहर होगी? मैं बोल सकता हूँ इंजन गाड़ी के अंदर है और कलर या वाटरप्रूफ होना कलर गाड़ी के बाहर है।
आप जब अंदर की बात करोगे, whenever I will talk about the engine, C यानी कंडीशन, कंडीशन implied कंडीशन क्या होगी सर, that the car can perform as expected for racing only. W होल सेकंड यानी W है सर, which means वारंटी. ये बोल रहा हूं मैं that the outer चीज जो बाहर की चीज है ना, it is what पता है, as expected, it has a good quality, it has a good quality. तो बाहर की चीज की क्वालिटी अच्छी चाहिए मुझे, अंदर की चीज का परफॉर्मेंस अच्छा चाहिए. क्या यही लिखा है इम्प्लाइड कंडीशंस और वारंटीज में? क्या यही लिखा है इम्प्लाइड कंडीशंस और वारंटीज? अच्छा राम ललित कह रहे हैं नॉट डिफरेंस पॉइंट. हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा डिफरेंशिएट बता नहीं रहा हूं मैं आपको बता रहा हूं बिना किसी चीज को लर्न करे कैसे याद करोगे. अभी कितने लोग हैं जो सीधा बोल सकते हैं सर सी यानी कार यानी इंजन. तो कार यानी वो चीज जो ऑलरेडी इनसाइड है, दैट इज ऑलरेडी इम्प्लाइड, ऑलरेडी इनसाइड द कॉन्ट्रैक्ट, इट इज इम्प्लाइड कंडीशन. सर इम्प्लाइड वारंटी, वोल्क्सवैगन की गाड़ी कलर की बात हो रही है सर, दैट इज अबाउट क्वालिटी. फटाफट 100 put me the message in the chat box 100 if you got what I want to say, what I wanted to say. Isn't this too easy, too much easy? Wouldn't it make law like कुछ भी नहीं. आप लोगों ने अभी तक रिवाइज नहीं करा है, फटाफट बताइए अल्ट्रा वायर्स में क्या शॉर्टकट था. अल्ट्रा वायर्स में हमने क्या देखा, दादाजी मालिक थे, एमओए, दादाजी बाहर गए थे और मम्मी पापा ने काम करवा दिया, मैनेजर डायरेक्टर्स डिड सम वर्क नॉट रिटन इन द एमओए. दादाजी ने पुलिस भेज के काम रुकवाया, स्टॉप्ड इट, टेक इट वॉइड. हु इज लायबल, पर्सनली लायबल, दादाजी, कंपनी, मालिक? नो, द डायरेक्टर्स. So any act which is ultra wires, the memorandum of association is void. आप कभी गलती से आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन नहीं लिखोगे, आप कभी और कोई डॉक्यूमेंट. अच्छा आप मेमोरेंडम कैसे सर हमको अल्टर करना है, एसएमएस के थ्रू, दैट इज स्पेशल रेजोल्यूशन. दिस इज द मैजिक दैट आई एम डिलीवरिंग यू हियर, दिस इज द हैक दैट आई एम गोइंग टू दैट वी आर डिस्कसिंग हियर सर. दिस इज नॉट अ मोटिवेशन सेशन. तो अल्ट्रा वायर्स वर्ड का कंफ्यूजन भी मैंने क्लियर करवा के दिया, बड़े बड़े आंसर्स भी मैंने आपको स्टोरी में कन्वर्ट करवाने का आइडिया दिया, 30-40 आंसर. इसके लिए आपका इमेजिनेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए. सर मेरा इमेजिनेशन स्ट्रांग नहीं है, मैं क्या करूं? आप मुझे आपका क्वेश्चन भेज दीजिए ऑन माय व्हाट्सएप, आई विल मेक अ स्टोरी फॉर यू एंड आई विल सेंड इट. सर सेक्शन नंबर्स मैं तो कभी रिकमेंड नहीं करता हूं लिखना, सर मेरे को डिस्टिंक्शन लाना है, आई वांट टू लर्न इट. गो एंड प्रिंट गुड चार्ट, जाके सेक्शन नंबर्स का चार्ट बनाइए और उसको आपके दीवार पे चिपका दीजिए एज अ समरी चार्ट. रोज सुबह मिनिमम 3 से 4 मिनट कोई भी 10 सेक्शंस पढ़ लेना, सिर्फ ऊपर ऊपर से सिर्फ पढ़ना है. विद इन 10 डेज आपको याद आएगा, जो फर्स्ट दिन पढ़ा था ना वो अभी याद हो गया, लर्न हो गया. बट दिस इज द नॉन मैंडेटरी एक्टिविटी. प्लीज दोज हु आर फॉर हियर के मुझे सर सिर्फ 250 280 तक जाना है, मुझे कुछ ऐसा डिस्टिंक्शन नहीं, फाउंडेशन में एनी रैंक होता नहीं, तो उन लोगों ने ये चीज नहीं करनी. दिस इज अननेसेसरी. नेक्स्ट इज समथिंग कॉल्ड एज सर प्रायोरिटी ऑफ आंसर्स. सर इसके लिए हैक ऐसा होता है जो मैंने मेरी ऑनलाइन यूट्यूब की वीडियो में भी बताया था कि व्हेनेवर यू आर अटेम्प्टिंग एनी पेपर, फर्स्ट आपको पता होना चाहिए which is the first question you are going to solve, which is the second question you are going to solve, which is the third question you are going to solve. This trip will save roughly 10 to 15 minutes of your exam. पहले 10 मिनट में आपको आपका चित्र, आपका पिक्चर ऑफ द एंटायर एग्जाम विल गेट क्लियर इन द जस्ट फर्स्ट 10 minutes if you are able to prioritize the answers. सर मैं ना पढ़ने को बैठता हूँ 10 मिनट में तो मैं पूरा आंसर पढ़ता हूँ, ऐसा नहीं करना है. डोंट डू दिस, डोंट डू दिस. कितने लोग ऐसे हैं जो क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर आंसर लिखते टाइम वापस क्वेश्चन पढ़ते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू आर हियर ऐसे है जो उन्होंने क्वेश्चन पढ़ा फिर आंसर लिखते हुए वापस क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, वापस गोइंग इनटू द फैक्ट्स? कितने ऐसे हैं? फटाफट आई डाल दीजिए दैट सर आई वाज देयर, सर आई एम द वन. मैं ये करता हूँ सर, मैं एक क्वेश्चन को 2 बार तो बिना पढ़ ही लेता हूँ एग्जाम में. मैं क्या बोलता हूँ, ऐसे नहीं करना. गो टू द क्वेश्चन, गो टू द क्वेश्चन. कोई भी बड़ा लंबा क्वेश्चन ले लीजिए, just read its last line. क्या बोल रहे हो सर? yes, read its last line. Let me show you something. So everybody able to see this question? This is my own question bank, ये मेरी question bank है which I give to my students. क्या सबको ये दिख रहा है? Everybody able to see it? Everybody able to, at least one person put me yes so that I get to know okay, the question bank is visible to you. कोई भी एक बंदा हाँ डाल दिया. ओके दिव्य, थैंक यू सो मच. तो क्या सी दिस क्वेश्चन 23 इज अ बेसिकली इज अ केस स्टडी क्वेश्चन. तो अगर आप ये पूरा पढ़ोगे ना तो यू विल गेट लॉस्ट. ये पूरा पढ़ोगे ना यू विल गेट लॉस्ट. व्हाट यू नीड टू डू, जस्ट गो टू द एंड, डिसाइड अंडर द प्रोविजंस ऑफ द नेगोशिएबल एक्ट वेदर द सेड एक्ट्स ऑफ पोलिन आर कॉन्स्टिट्यूट्स एन ऑफेंस. अच्छा सर ऑफेंस के बारे में बात कर रहा है तो जस्ट रीड द फर्स्ट लाइन, देन व्हिच ऑफेंस.
रिवर्स चेक, ओके सो सर चेक डिसऑनर करा है और उसका ऑफेंस करा है, उसके बारे में बात कर रहे हैं, दैट्स इट यू गेट। अगर आपको ये चीज पता है तो आपके लिए आंसर आसान हो गया, अगर आपको ये चीज नहीं पता है तो आपको समझ गया ये क्वेश्चन अपने को अटेम्प्ट नहीं करना। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद मी ऑन दिस पॉइंट दैट रीडिंग द जस्ट लास्ट लाइन ऑफ द क्वेश्चन विल गिव यू अ कंप्लीट आइडिया कि सर मुझे ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है कि नहीं करना है। तो जिस मोमेंट पे आपको समझ जाएगा कि आपको ये अटेम्प्ट नहीं करना है, आपको ये चीज अटेम्प्ट ही नहीं करनी है, आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं करना है, the right section or provision, then it will wrong the full answer, okay। तो अगर आप ऐसा करोगे ना, if you just read the last line you will get the entire idea, और फिर आप लोगों को उस क्वेश्चन को दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा, देन आपको समझ गया ओके आपको चेक के आंसर लिखना है, चेक रिलेटेड आंसर लिखना है। तो व्हाट यू विल डू, यू विल सिंपली रीड द क्वेश्चन नाउ, कंप्लीट क्वेश्चन, एंड यू विल कीप फ्रेमिंग द आंसर इन योर माइंड, वापस आपको जाना नहीं पड़ेगा उसके अंदर। समझ रहे हो क्या बोलना चाहता हूं मैं एवरीबॉडी? ओके, लेट्स मूव टू आवर फर्दर ट्रिक्स नाउ, हम आगे की ट्रिक्स पे चलते हैं अभी। ओके, तो अभी आप सब लोगों को दिख रहा होगा मेरी वापस द ट्रिक्स वाली स्क्रीन। सर सुपर रिवीजन टेक्निक मैंने आपको बताया, स्पेस्ड रिपीटेशन मैंने आपको बताया सर, एक दिन में एक चीज करिए फिर उसको नेक्स्ट डे रिवाइज करिए, ऐसे 5 डेज तक करके फिर उस चैप्टर को बंद कर देना, उसके क्वेश्चन आंसर्स करना है। एक और एक आपको स्पेशल टेक्निक बताना चाहता हूँ सर, डे बूस्टर रिवीजन। सर व्हाट इज अ डे बूस्टर रिवीजन? मान लीजिए मान लीजिए ये आपका मार्च का वीक है, ओके, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे एंड फ्राइडे, एग्जांपल ये आपका स्टडी वीक है। आपको क्या करना है, आप अगले 20 डेज सिर्फ लॉ पढ़ने वाले हो, ऐसा मैं अज्यूम करता हूं, सिर्फ लॉ। इस दिन ऑन मंडे आपको सिर्फ पढ़ना है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सर सिर्फ पढ़ना है, यस ओनली रीडिंग, कुछ क्वेश्चंस नहीं देखना, कुछ नहीं, ओनली रीड इट, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी 100% ले लो, उसके एग्जांपल्स पढ़ो, उसको रिवाइज करो। एंड फ्रॉम ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे आपको हर सुबह मिनिमम 3 आवर्स इसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, 20 क्वेश्चन दिन के लिख के। ऐसा करोगे तो फ्राइडे को आप रफली 60 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट उधर ही खत्म हो जाएगा सर। और एक बार तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट आपका खत्म हो गया, एक बार आपका ये खत्म हो गया तो नेक्स्ट वीक के फर्स्ट डे को ऑन द मंडे ऑफ द नेक्स्ट वीक आप लोग उठाइए, मान लीजिए एलएलपी कर लीजिए, अगले 2 दिन सुबह 3 घंटे इसके क्वेश्चंस, फिर ये ट्यूसडे वेडनेसडे, फिर मान लीजिए थर्सडे को फिर आप उठाइए इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, सिर्फ उसके कॉन्सेप्ट्स पढ़ना है इस दिन, फिर अगले 2 दिन को आपको करने इसके क्वेश्चंस। इजंट दिस 101% इफेक्टिव? फटाफट बताइए, put a yes to me, put a y to me, that isn't this a daily booster revision technique quite effective? मैं रोज पढ़ाई करती हूँ, मैं रोज सुबह पढ़ती हूँ और फिर मैं उसके क्वेश्चन देखती हूँ, अरे दिस विल बी हैपेजार्ड मैन, यू कैन गो टू द डेली बूस्टर टेक्निक, 1 day for complete concept and the next 6 days 101% for the questions only, nothing else, nothing else। सर आगे की भी बताओ, आगे की भी ट्रिक्स बताओ। अच्छा एक्साइटेड हो या बोर हो गए, एक्साइटेड हो या बोर हो गए? share my screen, so okay, now the next technique that we are discussing is about framing issues। सर मैं आंसर मुझे आता है, आई एम नॉट एबल टू फ्रेम, मैं आंसर्स को फ्रेम नहीं कर पाती हूँ, लिख नहीं पाती हूँ। मैं आपको बोलता हूँ मिनिमम सुबह 10 से 15 मिनट, मिनिमम सुबह 10 से 15 मिनट कोई भी 10 आंसर्स ले लीजिए फ्रॉम एनी चैप्टर दैट यू वांट और उसको सिर्फ रीड करिए। सर सिर्फ रीडिंग, हाँ सिर्फ क्वेश्चन पढ़िए उसका आंसर पढ़िए, दैट्स इट। 2 मिनट लगेंगे ये पढ़ने को, फिर आगे करिए। सर इससे काम बनेगा? जस्ट चेक इट आफ्टर 3-4 डेज, आपको अगर उस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन मिलेगा ना, आपकी आंसर फ्रेमिंग अपने आप हो जाएगी। सेम सर मुझे लैंग्वेज का इशू आता है सर, मुझे इज एंड इधर उधर ग्रामर सब लिखने में दिक्कत हो जाती है, जंबल अप कर लेता हूँ, ये टेक्निक करिए सर, एवरीडे 10 आंसर्स की ओनली रीडिंग करिए, आप देखोगे आपकी बेसिक इंग्लिश 3-4 दिनों में एकदम 100% सही हो जाएगी। और अगर नहीं होती है ना 3-4 दिनों में, आप मुझे मैसेज कर देना, मैं आपसे पर्सनली इस चीज में जुड़ूंगा, मैं आपको फ्री में मेरी लॉ बैच में बैठा दूंगा अगर ये चीज नहीं काम करती। ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसे काम नहीं करेगी सर, दीज आर साइंटिफिकली प्रूवन टेक्निक। नेक्स्ट सर हमें कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करने हैं, कैसे करने हैं? हमको हेडिंग्स आते थे, कीवर्ड्स आइडेंटिफाई नहीं होते। हमेशा याद रखना जो भी लीगल या टेक्निकल वर्ड्स होते हैं ना वही कीवर्ड्स होते हैं। सर जैसे अल्ट्रा वायर्स में MOA, इट इज अ लीगल वर्ड, ये हो जाएगा आपका कीवर्ड। सर मैं बोल रहा हूँ बियॉन्ड द पावर्स, पावर्स अगेन अ टेक्निकल कीवर्ड, ये हो जाएगा आपका कीवर्ड। सर इज एंड उधर इधर दैट इसका उसका, ये सारी चीजें कीवर्ड्स नहीं होती, कीवर्ड्स ओनली ये होते हैं। हर एक लाइन जो आप लिखोगे उसमें एवरेज सिर्फ एक ही कीवर्ड होता है, हर एक लाइन में एवरेज सिर्फ एक ही कीवर्ड होता है। अगर आप एक पैरा लिख रहे हो ऑफ एटलीस्ट फोर लाइंस का एक पैरा लिख रहे हो
तो इसमें मैक्सिमम 4 से 5 कीवर्ड्स हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। बहुत ज्यादा मार्किंग नहीं करी सर, मार्किंग किस पेज से कर, किस पेंसिल से करनी है क्या? नहीं भाई, पेन से ही करो। एंड द लास्ट हैक, द लास्ट ट्रिक ऑफ दिस एंटायर सेशन इज सब सेल्फ स्टडी करने किसी सब्जेक्ट की तो कैसे करें। सबसे पहले आपको याद रखना है, सेल्फ स्टडी करने के लिए आप में चाहिए बहुत ज्यादा गट्स। क्योंकि आपको आज लगेगा कि हाँ मैं सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ, लेकिन आप क्या कर रहे हो पता है, आप आपके अटेम्प्ट के बारे में नहीं सोच रहे हो। आपको समझना चाहिए कि आपका अटेम्प्ट के लिए आप डिसीजन ले रहे हो, आप आज के लिए डिसीजन नहीं ले रहे हो, आप आज की बात नहीं कर रहे हो। तो अगर आप में बहुत ज्यादा गट्स है कि हाँ सर मैं कर लूंगा, तो उस केस में सेल्फ स्टडी के लिए भी मेरे पास एक बहुत अच्छा हैक है। कभी भी कोई चैप्टर आपको शुरू करना है, मान लीजिए आप शुरू करने वाले हो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1, तो डायरेक्टली मॉड्यूल नोट्स में नहीं जाना है सर। गो टू यूट्यूब, फाइंड अ गुड मैराथन, एक आधा आधा घंटा लगा दीजिए, 30 मिनट्स लगा दीजिए टू फाइंड अ गुड वीडियो। वीडियो व्यूज के ऊपर नहीं होती, वीडियो लाइक्स के ऊपर नहीं होती, वीडियो आपके ऊपर होती है, आपको किसका समझना है। एक बंदा होगा मे बी उसको 10 लाख व्यूज है लेकिन आपको नहीं समझेगा, कोई बंदा है उसके मान लीजिए 10,000 व्यूज है लेकिन आपको समझ जाएगा। उल्टा भी हो सकता है, 10,000 वाला फेमस है, उसका आपको नहीं समझ, आपको 10 लाख वाले का समझना है। तो जाइए कोई भी मैराथन देख लीजिए सर। मैराथन देखने के बाद फिर आपके कॉन्सेप्ट, आपके सेल्फ स्टडी नोट्स उठाइए, उसमें से पढ़िए और उसके बाद उसके क्वेश्चन एंड आंसर सॉल्व करिए। इसी से आपका सेल्फ स्टडी सबसे बेस्ट होगा, इसी से आपका सेल्फ स्टडी कंप्लीट होगा। आप मान लीजिए फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लास करके बैठे हो, फिर भी आपको कुछ समझा नहीं और अभी वापस करना चाहते हो, तो रादर देन जॉइनिंग द क्लास आप ये चीज कर सकते हो फॉर एनी 1 or 2 चैप्टर्स। अगर आपको लगता है सर दिस इज इफेक्टिव, देन इन दैट केस यू कैन कंटिन्यू विद दिस। एंड विद all this 9 ultra level hacks, I end this webinar with all of you. How many of you felt that it was worth joining? Please put a yes to me. Please put a yes to me. And with this I also want you guys to tell you something, that we are also having a economics batch which will be in 2 types. First only new chapters, and the second one full course. You can find the details in the on my website for the pricing and everything, but this is the basic thing I wanted to tell to all of you. How many of you felt, and we also have that for law also, how many of you felt that this was a session worth joining, this was a webinar worth joining? You got quality inputs from this. And apart from this, आप लोगों को कोई भी क्वेरी है, if you have any question, any query, any चीज सर difficult word है correlate करवा के दो, I am 100% approachable. I am just like your elder brother in your house whom you can approach anytime that you want to. Obviously not in the midnight 1 or 2, लेकिन आप मुझे कभी भी मैसेज कर सकते हो, आप मुझे वॉइस रिकॉर्ड नोट, वॉइस नोट भेज सकते हो, and I will surely answer your query as soon as possible. How many of you felt this was worth joining, and how many of you felt नहीं सर मजा नहीं आया, कुछ और सोच के आए थे? The webinar has ended. If you want to leave, you can leave, no issues. And if you want to give any feedback, put the feedback in the chat box and then you can. Any doubts, any issues, anything, I will be handling it here now.